हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे और आज हम लोग अंतिम एक्सरसाइज 4.4 पर आ गए। अंतिम एक्सरसाइज पढ़नी है। यहां से बच्चों जो अंतिम एक्सरसाइज है उसमें मूलों की प्रकृति पढ़नी है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है, मतलब उसका नेचर क्या होता है। अर्थात द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं या बराबर होते हैं या वास्तविक नहीं होते हैं, मतलब काल्पनिक होते हैं। कैसे हम जानते हैं इनका, हमें यहाँ पर पहले समझना है कि कैसे हम जान पाएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं हैं, बराबर हैं या नहीं हैं। हम कैसे जान पाएंगे बच्चों? बड़े आराम से जान पाएंगे। कैसे? जब द्विघात समीकरण को जब हम हल करते थे तो एक सूत्र अप्लाई करते थे। देखो ध्यान दें, हमें बच्चों यहाँ करना क्या है, मूलों की प्रकृति याद करना है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति याद करना सीखना है। कैसे करते हैं? देखो मूलों की प्रकृति याद बच्चों। द्विघात समीकरण होता क्या था, ये हमारा मानक रूप है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। जब हम इसको हल करते थे सूत्र के द्वारा तब इसको ऐसा लिखते थे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और अपॉन में लिखते थे 2a। ये हमारा द्विघात समीकरण के हल करने का फॉर्मूला है ना। इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसी को श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। ये श्रीधराचार्य ने इसको निष्पादन किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है। इसको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। ये द्विघाती सूत्र है बच्चों। यहां से दो मान इसके प्राप्त होते हैं। एक जब प्लस निशान लेते हैं तो x का मान मिल जाता है, उसको एक मूल कहा जाता है। जब माइनस निशान ले लेते हैं उसको हल करते हैं तब x का जो मान मिलता है उसको दूसरा मूल कह लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा होता है बच्चों, ये जो आपने देखा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से समझो, इसकी सारी दारोमदार यहां से है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि शून्य से बड़ा आता है, यदि शून्य से बड़ा आता है, इसका मान शून्य से बड़ा है, तभी बच्चों यहां पर x का वास्तविक मान प्राप्त होगा। यदि इसका मान शून्य से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, तो यहां पर बच्चों अंडर रूट माइनस वाली संख्या अंडर रूट में कभी होती है क्या? अगर अंडर रूट में माइनस संख्या लिख दी जाए तो वो काल्पनिक संख्या मानी जाती है। उसका मान ज्ञात नहीं करते, केवल कल्पना करते हैं कि कुछ है। क्या है हमें पता नहीं। अगर अंडर रूट में माइनस है तो बच्चों यहां पर ये प्लस में अगर है, मतलब इसका मान शून्य से बड़ा है, तो हम ऐसा लिख देते थे कि x के दो मान ऐसे मिल जाते थे, x बराबर माइनस बी प्लस, और इसको यहां पर ऐसा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। एक मान ये x का हमें मिल जाता था। या इसको अलग अलग डिवाइड करना चाहो 2a से, यहां पर देखो इसको भी 2a से डिवाइड कर दें और यहां भी 2a से डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से एक मूल हमारा ये हमें मिल जाता था। और दूसरा मूल इस प्रकार से अगर यहां पर माइनस का चिन्ह लगा दें तो ये हमें मिल जाता था माइनस में b बटे में 2a, और यहां पर ये माइनस का लिख दें अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac और बटे में 2a। ये हमें देखो इस तरीके से बच्चों दो मूल प्राप्त हो जाते थे। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा होता है, तो यहां पर दो मान हमें अलग अलग मिल जाते। दोनों मान देखो, x का ये मान अलग है, x का ये मान अलग है, तो दो मान यहां पर हमें वास्तविक मान प्राप्त होते हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। कब? तब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा होता है तब। एक पहली कंडीशन। इसके बाद बच्चों और दूसरी कंडीशन समझो। दूसरी कंडीशन ऐसी कि अगर यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान मान लें शून्य आता है। क्या आता है? यदि यहां पर देखो, यहां पर ऐसा लिखना है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से बड़ा आता है तो यहां पर x के दो मान अलग अलग प्राप्त होते हैं, वास्तविक दो मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो तो बच्चों क्या होता है, तो x का मान देखो, ध्यान दें बच्चों, इसको अगर शून्य लिख दिया जाए तो x का मान हमें माइनस बी बटे में 2a माइनस बी बटे में 2a प्लस माइनस, ये तो शून्य हमने लिख लिया है। अगर इसको शून्य लिखेंगे तो केवल और केवल x का ये मान हमें प्राप्त होगा। ये दोनों मान, x के दोनों मान यही होते हैं।
दोनों मान समान होते हैं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है, तब x का मान होता है माइनस बी बटे 2a। मतलब दोनों मान इतना ही होते हैं, माइनस बी बटे में 2a, दोनों मान समान होते हैं तब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना हो? 0 हो। भाई इसको 0 रख दें तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे में 2a। तो माइनस बी बटे 2a कब होगा? जब इसका मान 0 हो जाए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो x का मान जो होगा माइनस बी बटे 2a होगा। यही दोनों मूल होते हैं। क्योंकि हमें पता है ना, समीकरण को जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो समीकरण के 2 मान प्राप्त होते हैं। एक मान यहां प्राप्त हुआ, इसका मतलब दूसरा भी यही मान होगा। 2 मान, हमेशा 2 मान प्राप्त होते हैं। x के 2 मान प्राप्त होते हैं यदि द्विघात समीकरण को हल किया जाता है तो। इसके बाद देखो तीसरी कंडीशन बच्चों समझो। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये मानो कि यदि ऐसा हो, तीसरी कंडीशन समझो, यदि ऐसा हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। क्या आ जाए बच्चों? छोटा आ जाए। यहां पर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। तो अगर बच्चों इसका मान 0 से छोटा आ जाए तो इसका मतलब यहां से इसका कोई भी मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। यहां पर ये छोटा अगर आ जाए तो अभी अभी बताया कि अंडर रूट में अगर कोई संख्या ये माइनस की आ जाए, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 25, कुछ भी आ जाए, माइनस में अगर आ जाए तो यहां पर हम क्या करते हैं? इसको काल्पनिक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? काल्पनिक राशि इसको मान लेते हैं। ठीक है, मतलब केवल कल्पना करी जा सकती है कि यहां पर कुछ है, क्या है ये हमें पता नहीं है। अगर यहां पर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए तो बच्चों ये अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब, छोटा का मतलब तो 0 से ऋण में ही जाता है ना, 0 से छोटा मतलब माइनस में। तो यहां से ये वैल्यू माइनस में अगर चली जाएगी तो x का कोई भी वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। तो आपको यहां लिखना है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। कब नहीं वास्तविक होंगे? तब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो समीकरण के मूल वास्तविक प्राप्त नहीं होंगे। यदि ऐसा हो, फिर से पूरी बात ऊपर से समझो, यदि ऐसा हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो इस समीकरण के 2 मूल अलग अलग प्राप्त होते हैं। दोनों मूल अलग अलग प्राप्त होते हैं, वास्तविक मान अलग अलग प्राप्त होते हैं। 2 मूल कैसे? वास्तविक दोनों मूल होते हैं, अलग अलग होते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए तो समीकरण के दोनों मान समान होते हैं। अर्थात दोनों मूल कैसे होते हैं? समान होते हैं। दोनों मूल समान होते हैं। और यहां पर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तो इसका मतलब x का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। अर्थात समीकरण के वास्तविक मूल्य नहीं होते हैं। बच्चों यहां से एक रिजल्ट पर हम लोग पहुंच गए। एक रिजल्ट पर देखो, ध्यान दें बच्चों, आपने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका समझो यही इस पूरे का रिजल्ट है। मतलब ये पूरे को अपने आप में नचा रहा है कि भाई हम कहते वही होगा, ये जो कहेगा बस वही होगा। इसकी वैल्यू मानी जाएगी कि भाई इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, इसकी वैल्यू अगर 0 है तो दोनों मूल समान होंगे, इसकी वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो कहा जाएगा मूल वास्तविक नहीं होंगे, मानी काल्पनिक होंगे। यही तो है, पूरा काम तो यही कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये इसको जो काम कर रहा है उसका कुछ नाम है बच्चों, उसका नाम है विविक्तकर। क्या नाम है उसको? यहां पर देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर कहते हैं। ठीक, और अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसलिए इसको डी से डिनोट कर लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, डी बराबर क्या होता है बच्चों? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कह लेते हैं। ठीक, क्योंकि डी का मतलब क्या है? विविक्तकर, और विविक्तकर को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए इसको डी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक, डी से इसको प्रदर्शित किया जाता है।
याद करिए कि इसको हम क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। तो हमें सबसे पहले जब समीकरण मिलता है तो बस हम विविध कर ज्ञात करेंगे, और विविध कर ज्ञात करके हम ये जान लेते हैं कि नंबर 1, यदि ऐसा मिल जाए कि डी का मान निकालें और डी का मान 0 से बड़ा हो, तो आपको लिखना है समीकरण के मूल। समीकरण के मूल कैसे बच्चों लिखना है, डी का मान 0 से बड़ा हो, डी यही तो डी है, 0 से बड़ा निकले तो दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। तो समीकरण के मूल क्या लिखना है, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, आपको ये याद रखना है, ठीक है, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्लियर है बच्चों इतनी बात। कब समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग कब होंगे, तब जब विविध कर का मान 0 से बड़ा आता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन याद रखो, दूसरी कंडीशन क्या है, देखो यहां पर दूसरी कंडीशन है कि अगर ये विविध कर 0 आ जाए, मतलब यदि ऐसा हो कि डी का मान निकालें और डी का मान बराबर 0 आ जाए, तो क्या होता है, तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं, दोनों मूल समान होते हैं। यहां पर आपने देखे दोनों मूल समान है कि नहीं बच्चों, यहां पर एक मूल ये है, दूसरा भी मूल उतना ही है, दोनों मूल समान हैं। कब, जब ये d बराबर 0 आता है। यदि d का मान 0 आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं, ठीक है। तीसरी कंडीशन समझो, तीसरी कंडीशन क्या है, यदि ऐसा हो कि d का मान 0 से छोटा आ जाए। बच्चों यहां देखो d का मान 0 से छोटा अगर रखा है तो समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं हैं, वास्तविक मूल नहीं आएंगे। तो आपको यहां लिखना है यदि d 0 से छोटा है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, या ये कहें काल्पनिक होंगे। वास्तविक नहीं होंगे मतलब काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ये आपको लिखना है, इतना याद करना है। बस यहां से हम केवल और केवल समीकरण का विविध कर निकाल लें, तो विविध कर निकालने से हम जान जाएंगे कि समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब अब तो समझ रहे हो ना, प्रकृति का मतलब हमें यह बताना है कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, भिन्न भिन्न है, या समान है, या असमान है, या काल्पनिक है अर्थात वास्तविक नहीं है, हमें ये चेक करके बता देना है, ठीक है। और वो सब कुछ हम तभी बता पाएंगे जब हम विविध कर का मान निकालेंगे। b² - 4ac का मान निकालें, और b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो लिखना है समीकरण के दोनों मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न हैं। यदि d बराबर 0 आता है तो लिखना है दोनों मूल समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। और यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो लिखना है समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। यह भी आप लिख सकते हो यहां पर, यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, मतलब वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, दोनों एक बात, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति याद कर पाएंगे, ठीक है। बस इतना ही है, बिल्कुल एकदम आसान सा, पूरी एक्सरसाइज आसान है बच्चों। पहले 4.4 एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल हैं, पहले उनको करेंगे, फिर इसके बाद जाएंगे 4.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर, ठीक है। तो इसको इतना नोट कर लें बच्चों। चलिए उदाहरण देखते हैं बच्चों। यहां पर पहला उदाहरण यहां पर लिखा है, उदाहरण नंबर है 16। देखो ध्यान दें बच्चों, 16वां उदाहरण पहले देखना है आपको। पढ़ो बच्चों, ध्यान से पढ़ो पूरी बात, क्या लिखा है इसमें। उदाहरण नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है बच्चों। कभी भी आप बैठा करो भाई पढ़ने के लिए, तो आपके पास एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, बहुत जरूरी। और साथ साथ में कलम कॉपी को बिल्कुल एकदम रेडी करके रखा करो, और साथ साथ में नोट भी करते रहो करो, ठीक है। यहां पर प्रश्न जो है आपका ये कहता है कि द्विघात समीकरण दिया गया है, उसका विविध कर ज्ञात करिए और फिर इसके बाद मूलों की प्रकृति बताइए। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। उदाहरण है आपका, उदाहरण नंबर है आपका 16, ठीक है। और समीकरण यहां पर दिया गया है, द्विघात समीकरण ये दिया गया है, देखो 2x का स्क्वायर और माइनस में यहां 4x प्लस में 3 बराबर में 0, और इसका हमें विविध कर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति बताना है। क्या करना है, विविध कर बताना है। यहां पर दो चीजें पूछी गई हैं, विविध कर तथा मूलों की प्रकृति।
मूलों की प्रकृति, ठीक है, मूलों की प्रकृति बतानी है। देखो बच्चों बड़े आराम से ये बातें अभी अभी बताई है ना, वही करना है। विविक्त कर का मतलब तो समझते हो ना, विविक्त कर को क्या लिखते हैं, विविक्त कर का मतलब होता है d और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जो हमसे पूछा गया है, ये हमसे पूछा गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पूछा गया है। तो बच्चों बी ए सी इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कैसे पता करते हैं, आइए पहले इसको रब कर लेते हैं। इतनी बात समझो कि जो हमारा समीकरण दिया गया है उसका उस समीकरण की हमें मानक वाले समीकरण से तुलना करना है। द्विघात का मानक समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है कि नहीं। इससे तुलना करनी है, से तुलना करने पर यहां से अगर इसकी तुलना करो बच्चों तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए बराबर तो 2 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आएगी तो आपको लिखना है बी का मान माइनस का 4 आएगा। सी की वैल्यू कितनी आएगी तो बच्चों आपको लिखना है 3 आएगा, ठीक है। ए बी सी की मान निकाल लिया। अब विविक्त कर होता है डी, यहां पर होता है विविक्त कर और इसको हम लिखते हैं डी, और डी बराबर होता क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविक्त कर होता है। अब बच्चों यहां से b का मान लिख दो -4, बिल्कुल b का मान -4 है, स्क्वायर है तो भैया स्क्वायर भी लगा देंगे। -4, a का मान 2 लिखें, c का मान 3 लिखें, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 दूनी 8 और 8 या 24 लिख दें। बच्चों यहां से 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। माइनस वैल्यू आई इसका मतलब छोटा आया, माइनस वैल्यू आई इसका मतलब जो हमने विविक्त कर निकाला, डी का मान निकाला वो 0 से छोटा है। प्लस वैल्यू आए तो समझो 0 से बड़ा है, माइनस वैल्यू आए तो 0 से छोटा है, ये तो जानते ही हो आप ना। तो यहां से डी का मान जो आया वो क्या आया, 0 से छोटा आया। इसका मतलब समीकरण के मूल कैसे हैं बच्चों, आपको क्या लिखना है, समीकरण के मूल कैसे हैं आपको लिखना है, काल्पनिक हैं, अर्थात वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। अभी अभी लास्ट में यही बात तो बताई थी कि समीकरण के मूल वास्तविक कब नहीं होते, तब जब डी का मान 0 से छोटा आता है। तो डी का मान 0 से छोटा आया, इसलिए आपको लिखना है समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, या ये कहें समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, एक ही बात है। दो ही तो बातें बच्चों पूछी गई थी, विविक्त कर बताइए। ये देखिए विविक्त कर हमने निकाल लिया, और इसी विविक्त कर से हमने मूलों की प्रकृति भी आपको बतानी है। इसी से तो बतानी होती है। मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं, जब हम डी का मान निकालें और डी का मान हम देखते हैं कि 0 से बड़ा है, 0 है या 0 से छोटा है। तो यहाँ पर डी का मान 0 से छोटा आता है, और अगर 0 से छोटा आया है इसका मतलब समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक नहीं है, अर्थात काल्पनिक है। क्लियर है बच्चों, ठीक। तो ये आपका उदाहरण हो गया 16वां, छोटा सा उदाहरण था, एकदम बढ़िया, ठीक है। एक प्रश्न बच्चों आता है, मूलों की प्रकृति याद करने के लिए बोर्ड में एक प्रश्न आता है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है, बिल्कुल एकदम फ्री के नंबर हैं बच्चों, फ्री के नंबर बिल्कुल। यहां पर देखो अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों, कुछ इबारत लिखी है उसको समझते हैं। उदाहरण है आपका 17वां, ऐसा कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है। अभी बताएंगे, पूरा चित्र बनाएंगे, एकदम बढ़िया सी बात पूरी बताएंगे, पूरा ध्यान से पहले पढ़ो उसको। कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। बिल्कुल ठीक है। क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गाड़ना चाहिए। बच्चों ध्यान से समझे क्या लिखा है प्रश्न में, क्या कहता है, क्या पूछा गया है, पूरी बात समझो, पूरी बात एकदम समझ में आएगी, एकदम बिल्कुल बढ़िया से। ऐसा कहता है बच्चों कि आपका ये पार्क है ना, ये पार्क कुछ इस प्रकार से है, उदाहरण नंबर है 17वां। ये वृत्ताकार पार्क है। कैसा पार्क है, वृत्ताकार, वृत्त के आकार का ये पार्क है, ये हमारा पार्क है इस प्रकार से, ये वृत्त जैसी आकृति इसमें यहां पर आपको बनानी, ठीक है। ये पार्क हो गया। अब यहां पर बच्चों ये हुआ कि इंटरी करने के लिए, यहां पर प्रवेश करने के लिए एक गेट यहां पर है और एक गेट यहां बनाया गया है। ध्यान से समझो, गेट कहां पर है। प्रश्न ये कहता है कि जहां इसका ये आपका व्यास है, व्यास के एक सिरे पर यहां पर एक गेट है
और दूसरे सिरे पर यहाँ एक गेट है। दोनों साइडों पर ये ए बिंदु डाल लें, यहाँ पर बी बिंदु डाल लें। ए और बी बिंदुओं पर दोनों जगह व्यास जो है ना, व्यास के एक छोर यहाँ है, एक छोर यहाँ है, एक गेट यहाँ और एक गेट यहाँ बना दिया गया। ऐसा प्रश्न कहता है। ध्यान से समझो, हमने अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। प्रश्न कहता है 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है। यहाँ पर ये परिसीमा है ना, वृत्ताकार पार्क की जो परिसीमा है, इस पर कहीं एक खंभा गाड़ना है और इस पार्क की जो व्यास है वो दिया गया है कितना, 13 मीटर है। ये आपका टोटल मिला के 13 मीटर का पार्क का व्यास है, ठीक है ये। और यहां पर कहीं ऊपर नीचे यहां पर कहीं खंभा गाड़ना है। कहां पर, परिसीमा पर। जो सीमा है ना, ये सीमा है, इस पर कहीं एक खंभा गाड़ना है। क्यों गाड़ना है आगे देखो समझो। लिखा है इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंता बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से, देखो फाटक ए और बी से, फाटक ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। एक खंभा कोई गाड़ा गया है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस परिसीमा पर, इसी परिसीमा पर यहां पर कोई पी बिंदु पर खंभा गाड़ा गया है, ठीक। और ये जो खंभा गाड़ा गया है, उस खंभा की देखो स्थिति भी कही गई है कि कहां से कहां की कितनी दूरी है। कहा गया है ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। मतलब बात ये हुई कि यहां से ये देखो पी बिंदु है, पी बिंदु से ए बिंदु की जो दूरी है वो तो ये हो गई बच्चों, ये दूरी, ठीक है। और पी बिंदु से ए बिंदु की दूरी देखो ये हो गई। बात ध्यान से समझना, पी बिंदु की बी बिंदु से दूरी, पी बिंदु की ए बिंदु से जो दूरी है उसका अंतर प्रश्न में कहा गया है 7 मीटर है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारी दूरी पी बिंदु से बी बिंदु की दूरी x मीटर है। कितनी है बच्चों, x मीटर। तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, प्रश्न के अनुसार बताओ कितनी हो जाएगी। ये दूरी निश्चित रूप से x + 7 मीटर हो जाएगी। बताओ बच्चों क्यों हो जाएगी। ये दूरी अगर x मीटर है, मान ली हमने थोड़ी देर के लिए कि ये P बिंदु से B बिंदु की, मतलब ये जो फाटक है ना, इस फाटक की P बिंदु से दूरी कितनी है, x मीटर है। तो बच्चों इस P बिंदु की A वाले फाटक से दूरी कितनी हो जाएगी, 7 अधिक है, क्योंकि इसमें से इसको जब घटाओगे तभी तो अंतर 7 मिलेगा। ध्यान से समझो, अगर ये आपकी देखो AP है एक दूरी, A फाटक से P बिंदु की दूरी, B फाटक से P बिंदु की दूरी, इसको हम BP कहेंगे, और दोनों को घटा दें तब अंतर प्रश्न में कहा है 7 है। मतलब इस फाटक से इस फाटक की दूरी का, ये P बिंदु से A फाटक की दूरी और P बिंदु से B फाटक की दूरी का जो अंतर है वो 7 है। तो अगर हम बच्चों इसको 7 मान लें, x मान लें, तो ये x + 7 हो जाएगा। x + 7 में से x घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं। एक बात और समझो, ये भी जरूरी नहीं है कि इसको x माना जाए, हम इसको x मान लें, तो अगर ये x मानेंगे तो ये फिर x + 7 हो जाएगा। मतलब हमें 7 का अंतर रखना है। प्रश्न कहता है, हमने अपने तरफ से नहीं कहा, प्रश्न कहता है कि इसका और इसकी दूरी, जो दोनों की दूरियों का अंतर है वो 7 दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमने x मान लिया तो ये x + 7 हो जाएगा। x + 7 में से x घटाओगे तो अंतर 7 मिल जाएगा। या फिर इसको x मान लें तो ये प्लस ये इसको फिर x + 7 रखना पड़ेगा। x + 7 में से x घटाओ तब 7 मिलेगा। अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी घटाना है। तो बच्चों ये बड़ी भुजा मान ली हमने, थोड़ी देर के लिए इसको छोटा मान लिया, इसमें से इसको घटाओ तो 7 मिलेगा। क्लियर बात है, एकदम क्लियर। अब बच्चों यहां पर हम लोग जो हमने माना है यहां लिख देते हैं। देखो यहां पर लिख देते हैं, माना बिंदु P की फाटक B से दूरी बराबर x मीटर है। हमने ये मान लिया, ठीक। आपका ये एक फाटक ही तो है, यहां पर एक फाटक लगा है और एक फाटक आपका ये यहां पर लगा है फाटक, ठीक है। ये दोनों जगह पर A बिंदु पर और B बिंदु पर फाटक लगे। तो ये P बिंदु की B वाले फाटक से दूरी हमने मान ली x मीटर है। तब A फाटक की दूरी कितनी हो जाएगी, तब बिंदु P की फाटक A से दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + 7 मीटर हो जाएगी, ठीक है।
और ये कैसे हो जाएगी अपने हिसाब से नहीं, प्रश्न के अनुसार बात है, तो यहां आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, अब समझो। अब बच्चों एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब कभी समकोणीय त्रिभुज बनता है, क्या बनता है? समकोणीय त्रिभुज कब बनता है? कभी एक वृत्त के अंतर्गत जब अर्धवृत्त में कोण बनता है तो वो कोण समकोणीय होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोणीय होता है, क्लास 9th में आपने सीखा है। अर्धवृत्त में देखो यहाँ पर ये आधा वृत्त है ना, और आधे वृत्त में ये कोण बना है, इसलिए इस कोण को क्या कहोगे बच्चों? समकोणीय कहोगे, 90 अंश का कोण कहोगे। तो यदि ये 90 अंश का कोण है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये भुजा हमारी ए बी जो है वो कर्ण हो जाएगी। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है समकोणीय त्रिभुज ए पी बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। गोरस प्रमेय से आपको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा ध्यान से समझो। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या करना है? ये कर्ण है हमारा, ये दोनों भुजाएं, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये अन्य दोनों भुजाएं हैं, इनका वर्ग ये कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो आपको यहां पर ऐसा लिखना है ए पी का वर्ग प्लस बी पी का वर्ग बराबर में लिखना है ए बी का वर्ग। ठीक है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। करेक्ट है। तो बस यहां देखो x प्लस 7 ये वाली भुजा है, x प्लस 7 इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस ये वाली भुजा है x और इसका x का स्क्वायर लिख दें, बराबर में ए बी भुजा है 13 और यहां पर हम 13 का स्क्वायर लिखें। करेक्ट है बच्चों। इसका स्क्वायर बताओ कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस 7 दूनी 14 x लिखना है, प्लस x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखे, बराबर में 13 का स्क्वायर 169 लिखना है। करेक्ट। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर पहले जोड़ दें, यहां पर 2x स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है, प्लस 14x ज्यों का त्यों लिख दें, यहां पर प्लस 49 ज्यों का त्यों लिख दें। इधर ले आओ, माइनस का 169 बराबर में 0, माइनस 169 हो जाएगा बराबर में 0। थोड़ा और आगे बढ़ाओ तो यहां लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 14x, यहाँ 49 में से 169 घटाएंगे माइनस का आएगा, यहाँ देखिए 9 में से 9 घटाएं 0 और 6 में से 4 घटाएंगे 2, 120 और बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर पूरे समीकरण में अभी 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 का भाग पूरे समीकरण में चला जाएगा। तो यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखना है 7x माइनस 2 से डिवाइड करोगे 60 लिख देना है बराबर में 0। बच्चों ये देखो द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। बस अब तो हमें हल करना आता है ना। कैसे करेंगे? यहाँ हम इसका हल कैसे करेंगे बच्चों? यहाँ देखो, इसको हम द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए 60 के ऐसे गुणनखंड कर दें जिसको घटाने पर 7 मिल जाए। ठीक है, 60 के गुणनखंड कैसे करोगे? देखो यहाँ पर ऐसे लिख दें, 60 के गुणनखंड कितना ले आना है? 7 है ना। तो यहां से लिख देते हैं 15 चौको 60, 15 चौको 60, 15 में घटाएंगे 11 नहीं आएगा, और आगे कुछ बनाए 12 पंचे 60 लिख दो, बिल्कुल बात बन गई बच्चों, 12 पंचे 60 लिखो। ठीक, 12 में से 5 घटाओ, 12 में से 5 घटाओ 7 मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 7 चाहिए, मिल गया ना। क्या करना है आपको? ये सब कुछ रफ काम होता है, आपको यहाँ रफ में ही कर लेना है, यहाँ पर नहीं करना। ठीक है, रफ यहाँ कर सकते हो सामने, लेकिन यहाँ स्टेप पर नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखना है 12x में से हम घटाएंगे 5x। ठीक है, 12x माइनस 5x 7x बचेगा, माइनस में लिखना है 60 और बराबर में 0। करेक्ट बच्चों। अब बताओ, अब यहाँ पर 2 के समूह बना करके कॉमन लेना है। यहाँ से पहले समूह से x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x प्लस 12 यहाँ बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस में 5 कॉमन है, माइनस 5 कॉमन ले तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस लिखना है। और यहाँ से या बच्चों एक बात समझो, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग वास्तव में क्या कर रहे थे? यहाँ पर ये देख रहे थे कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं। तो हमें ये जो समीकरण हमने बनाया इसका मूल वास्तविक है या नहीं, अगर ये चेक करना चाहें तो हम निश्चित रूप से विविध कर वाली प्रोसेस अपनाएं। ये वाली कौन सी प्रोसेस है? गुणनखंड प्रोसेस है।
इसको फिलहाल इसमें यहां पर नापना है। वैसे परीक्षा में आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन यहां पर हम जो मेथड हमारे पास चल रहा है फिलहाल उसी मेथड की बात करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर इसका विविक्त कर निकालो। क्या करो, विविक्त कर कैसे निकालते हैं, यहां से मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी हम तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना करने से हमें a b c के मान मिल जाएंगे। a का मान देखो बच्चों, a बराबर 1, क्या हो जाएगा, a बराबर 1, यहां से b बराबर 7 मिलेगा, देखो b का मान 7 लिख दें, और c का मान हम माइनस में 60 लिखेंगे, -60। ठीक है, a b c के मान निकाल लिए। अब विविक्त कर निकालो d, और d बराबर होता है b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब यहां देखो बराबर b का मान लिखना है 7 और इसका हम लिख दें स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब माइनस में 60। ठीक है, 7 का स्क्वायर करो 7 49, ये माइनस से माइनस का गुणा प्लस करना है, 4 एकम 4, 4 का गुणा 60 में करो तो 6 चौको 24 मतलब 240 लिखना है। जोड़ दें दोनों को, यहां पर 9, यहां पर 6 और 200 आपका कितना हो जाएगा, 269। ठीक है, तो बच्चों यहां से d की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, d की वैल्यू निकाल ली, सॉरी यहां 4 4 8 लिखना है बच्चों, है ना, 4 4 8 289 हो गया। ठीक है, d की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब आगे यहां जब आपका d का मान 0 से बड़ा निकल के आया, इसका मतलब इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे। समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक, और वो भी भिन्न भिन्न। हमने बताया कि अगर d का मान 0 से बड़ा निकल के आता है तो यहां पर मूलों की प्रकृति में क्या लिखते हैं, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न भिन्न मतलब असमान, दोनों मूल अलग अलग होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न होंगे। ये देखो बात आपकी क्लियर हो गई। अब इसके बाद में ये x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगा दें तो को होता कितना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ क्या लिखते हैं b² माइनस 4ac। बच्चों b² माइनस 4ac तो d है, तो इसको हम b² माइनस 4ac ना लिख के इसको हम d लिख दें और बटे में 2a। ठीक, वही बात है। यहां देखो और आगे माइनस, अब b की वैल्यू बताओ, b बराबर यहां से हमने निकाला है 7, b का मान हमें लिखना है 7, फिर प्लस माइनस ज्यों का त्यों, फिर अंडर रूट, यहाँ d की वैल्यू हमने 289 निकाली है और बटे में यहाँ पर 2 इंटू a, और a का मान हमें 1 लिखना है। ठीक, इसको हल करो, देखो और आगे थोड़ा, x बराबर माइनस में 7 प्लस माइनस 289 का वर्गमूल 17 लिखना है। 17 का 17 में गुणा 289 है ना, तो 289 का वर्गमूल 17 लिखना है, बटे में नीचे 2 एकम 2 लिखना है। अब देखो अगर प्लस निशान लिया जाएगा तो x का एक मान आएगा, माइनस निशान लेंगे तो x का दूसरा मान आएगा। तो बच्चों यहां से हम इधर थोड़ा आ जाओ, यहां देखो आगे क्या करना है, प्लस चिन्ह लेने पर यहां लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, अगर प्लस चिन्ह लेंगे तब x का मान क्या निकलेगा, ये होगा -7 प्लस में अंडर रूट, सॉरी प्लस में 17 और बटे में क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब बताओ 17 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो हमें यहां पर मिलेगा 10, बटे में 2 लिखोगे तो 5 मिलेगा। x का मान 5 मिल रहा है, कब, जब प्लस निशान लिया तब। माइनस निशान लें तो यहां लिखें माइनस चिन्ह लेने पर, अगर माइनस चिन्ह लेंगे तब x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 7, यहां पर प्लस के जगह पर अपनी बार -17 लिखना है और फिर बटे में 2 लिखना है। यहां देखो माइनस के दोनों ऊपर है ना, तो दोनों जोड़ेंगे लेकिन माइनस में ही लिखना है। यहां पर 7 7 14 24 हो जाएगा और बटे में जब 2 करोगे तो माइनस का 12 हमें मिलेगा। बच्चों माइनस हो नहीं सकता, यहां पर x है क्या, यहां पर इस P बिंदु की फाटक B से दूरी है, दूरी ऋणात्मक तो होती नहीं, इसलिए यहां पर हमें क्या करना है, इसको अमान्य लिखना है। यहां पर क्या लिखना है, अमान्य, ये मान्य नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम अमान्य लिखेंगे। मतलब x बराबर जो 5 निकला है, x बराबर 5 निकला है, वो आपकी 5 मीटर दूरी हो जाएगी फाटक
बी की, फाटक बी की बिंदु पी से दूरी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। और यहां पर पी बिंदु की फाटक ए से दूरी कितनी हो जाएगी? 5 + 7 बराबर 12 मीटर हो जाएगी। यही बात तो पूछी गई थी कि इस पी बिंदु की बी फाटक से दूरी कितनी है, पी बिंदु की ए फाटक से दूरी कितनी है। तो आपको लिखना है पी बिंदु की फाटक बी से दूरी 5 मीटर। क्या लिखना है यहां पर? बिंदु पी की फाटक बी से दूरी बराबर कितनी लिखनी है? बराबर लिखनी है 5 मीटर। और इसी प्रकार यहां पर लिखना है तथा बिंदु पी की फाटक ए से दूरी बराबर कितनी लिखनी है? 7 अधिक है तो 5 + 7 बराबर 12 मीटर लिखनी है। ठीक है बच्चों, ये इनके आंसर है, करेक्ट है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। बच्चों बड़े ध्यान से पूरा आराम से आपको पढ़ना होता है। पहले जो इबारती प्रश्न होते हैं उनको बड़ा आराम से पहले पढ़ो, रीड करो, ये पता चल जाता है। तो यहाँ हमें ऐसा कहा गया है कि ये पी फाटक, ये देखो पी, ये पी बिंदु पर क्या है? पोल एक गाड़ा गया है, मतलब खंबा गाड़ा गया है। कहां पर खंबा गाड़ा गया है? यही बात हमसे पूछी गई है कि एक फाटक यहां पर है, एक फाटक यहां पर है। ये है आपका व्यास, व्यास के एक सिरे पर एक फाटक है, दूसरे सिरे पर दूसरा फाटक है। और ये आपका एक खंबा इसमें कहीं परिधि पर गाड़ना है, पर सीमा पर एक खंबा गाड़ना है। मान लेते हैं खंबा हमने पी बिंदु पर गाड़ा है, और ये पी बिंदु पर जो खंबा गाड़ा है उसमें भी शर्त दी गई है कि खंबा कहां पर गाड़ा गया है। यहां ऐसा कहा गया है कि पी बिंदु से बी फाटक की दूरी और पी बिंदु से ए फाटक की दूरी का जो अंतर है वो 7 है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला x है तो ये x + 7 हो जाएगा, तभी तो अंतर करोगे। अंतर का मतलब ज्यादा में से कम घटाओ तो अंतर मिल जाता है। इसको x + 7 लिख दें, इसको x लिख दें, तो निश्चित रूप से इसको इससे घटाओगे तो अंतर 7 मिलेगा। ये जरूरी नहीं है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये x माने और ये x + 7 लिख दें, तो हम x + 7 में से x घटाएंगे, बात तो एक ही है, किसी प्रकार की उसमें कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं समझना है कि भाई यहाँ x क्यों मान लिया, यहाँ x क्यों नहीं माना। इसको अगर x मान लोगे तो यहाँ पर x + 7 ये हो जाएगी, है ना। अंतर करना है, बड़े में से छोटे को घटा के 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर x + 7 है, यहाँ पर x मान लिया, तो यहाँ निश्चित रूप से अंतर इसका 7 मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर यह बात निश्चित हो गई कि ये आपका व्यास है, और व्यास के एक सिरे पर जब कोई त्रिभुज बनता है, मतलब ये कहें कि अर्धवृत्त में कभी जब कोण बनाया जाता है तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये प्रमेय आपने क्लास 9th में पढ़ी है, तो बस उसी प्रमेय का हमने यहाँ यूज किया है कि ये कोण 90 अंश होगा, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण, आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है। अर्धवृत्त में जब कोण बनता है तो ये समकोण बनता है, मतलब ये 90 हो जाएगा, और जब ये 90 हो जाएगा तो ये त्रिभुज समकोणी हो जाएगा। समकोणी त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया कि ये इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के बराबर होता है। समकोणी त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दोनों शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, यही देखो हमने किया है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने लिखा है AP का वर्ग प्लस PB का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, ठीक है। और यहाँ इसको सॉल्व करते हुए हमने एक समीकरण बना लिया। ये समीकरण, इसको हमने ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करके ABC के मान निकाले, फिर विविध कर निकाला, विविध कर का मान 0 से बड़ा आया, इसका मतलब समीकरण के मूल वास्तविक भिन्न भिन्न हैं, दोनों मूल अलग अलग हैं, वास्तविक भी हैं। तो यहाँ से अब हम दोनों मूलों को कैसे ज्ञात करते हैं? x बराबर -b + √d, d कहें या b² - 4ac कहें, तो b² - 4ac का मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया, इसलिए d लिख दो, क्यों बार बार वही गणना करो, है ना। तो d/2a, तो d का मान देखो 289, यही लिख दिया, b का मान -7 ये जो करते हो, और 2 × a का मान 1 लिख दिया। बस इसको हल करके हम यहाँ पर पहुंचे, एक बार प्लस निशान लिया, एक बार माइनस निशान लिया। प्लस निशान लेने पर जो प्लस निशान जब लिया तो x का मान 5 आया, माइनस निशान लिया तो x का मान -12 आया। चूंकि x का मतलब दूरी है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर ये जो पोल गाड़ा गया है, इस पोल की फाटक B से दूरी, इस पोल की फाटक A से दूरी हमसे पूछी गई है, तो जो x का मान 5 निकला है, P बिंदु की अर्थात ये पोल की, इस P पोल की B फाटक से दूरी 5 मीटर है,
पी पोल की ए फाटक से दूरी 7, 5, 12 मीटर है। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, करेक्ट है। इसके बाद बच्चों लास्ट का जो एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखो अंतिम एग्जाम्पल क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो उदाहरण नंबर है 18वां, ध्यान से समझो, उदाहरण नंबर 18वां, ठीक है। यहां पर बच्चों इबारत नहीं है, बस सीधा सीधा समीकरण दिया गया है और मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। देखो क्या कहता है, कहता है एक समीकरण 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1/3 बराबर 0, इसका हमें क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर मानी डी बराबर हमसे पूछा गया है और मूलों की प्रकृति पूछी गई है। मूलों की प्रकृति बताओ, ऐसा प्रश्न कहता है। दो बातें हमसे पूछी गई बच्चों, जब विविक्त कर हम ज्ञात कर पाते हैं तभी वास्तव में मूलों की प्रकृति हम ज्ञात कर पाते हैं। तो हमें विविक्त कर निकालना है। पहले देखो हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके abc के मान ज्ञात करना है। पहला काम है abc के मान ज्ञात करो। a बराबर यहां से हमें कितना मिलेगा, लिखना है 3 मिलेगा। b का मान, b का मतलब क्या होता है, x का गुणांक विथ चिन्ह लिखना है, -2 लिखना है, ठीक। c बराबर कितना लिखना है, 1/3 लिखना है। बस abc के मान हम रखेंगे विविक्त कर में। विविक्त कर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b का मतलब -2, इसका स्क्वायर लिख दें, -4, a 3 लिखना है, c 1/3 लिखना है। यहां 3, ये 3 कैंसिल, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 लिखना है, -4 एकम 4 बच्चों। यहां से आपने देखा d का मान 0 आ गया। जब d का मान 0 आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है बच्चों, मूल कैसे होते हैं, समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं, ठीक है। चूंकि d बराबर 0 है अतः समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा समान हैं। वास्तविक व समान होंगे, ठीक है। अगर हमसे मूल ज्ञात करवाए जाते, देखो यहां पर बच्चों मूल ज्ञात करवाए गए हैं या फिर यहीं तक है, बात समझो, हाँ ठीक है। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात करिए बच्चों। अब हमें मूल भी ज्ञात करना है, कहा है मूल वास्तविक हैं तो ज्ञात करिए। तो मूल तो बच्चों वास्तविक हैं बिल्कुल, अब इन्हें ज्ञात करके दिखाना है। यहाँ पर श्रीधराचार्य का सूत्र है x बराबर -b प्लस -√d/2a। तो d का मान बच्चों 0 है, x बराबर -b और b को हम क्या लिखेंगे, b बराबर है -2। यहां पर लिखना है -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √d, हमने तो 0 निकाल लिया, d का मतलब 0 है। और बटे में लिखना है 2 × a का मान हमें 3 लिखना है। तो बच्चों x का मान हमें मिलेगा ऊपर 2, नीचे मिलेगा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यहां से हम इसको कैंसिल करेंगे, 1/3 लिखेंगे। x का दोनों मान समान होंगे, x के दोनों मान क्या होंगे बच्चों, समान, दोनों मूल बराबर बराबर लिखने हैं, ठीक है। x का एक मान 1/3 है, दूसरा मान भी 1/3 ही है, ठीक है। यही हमसे पूछा गया है, सिंपल सी बात है। बस इससे हम जान लेते हैं, ये हमारा बिल्कुल गुरु जी है समझो, इससे ही जान लेते हैं कि समीकरण का मूल वास्तविक है, भिन्न भिन्न है, असमान है, वास्तविक है या नहीं, सब कुछ इसी से हमारा निश्चित हो जाता है, ठीक है। तो हमने d का मान निकाल लिया, d का मान तो 0 निकल के आया, भाई 0 निकल गया है, इसका मतलब समीकरण के मूल वास्तविक भी हैं और समान भी हैं, दोनों मूल समान है, एक ही दोनों मूल हैं। तो यहाँ पर x का मान 1/3 निकला, इसका मतलब दूसरा भी 1/3 ही है, क्लियर है बात। तो बच्चों इस तरीके से इसके एग्जाम्पल सारे आपने कंप्लीट कर लिए और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। 4.4 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी हमसे आप प्रश्न पूछें बच्चों। किसी प्रकार की कोई समस्या हमेशा हम आपके साथ हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तब तक आप देखो, ध्यान दें बच्चों, ये सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करना है और इसके बाद एक्सरसाइज के सवाल अगले वाली वीडियो में हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं।
तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।